चलिए आज हम करने वाले हैं। एक्चुअली ये थोड़ा पहले का है वीडियो है। हम जो सीक्वेंस में चल रहे थे संविधान के शुरुआत से लेकर के चल रहे थे, लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर कर रहे थे, वो हम करते रहेंगे। थोड़ा हम बीच में ये बना दे, एक सोचा है मेरे कि ये किया जाए। चलिए करते हैं इसको। अब देखिए, आज ये टॉपिक हमारा रहेगा राज्यसभा में इलेक्शंस कैसे होते हैं। राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या प्रोसीजर है, ये अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज हम इसी को पहले करते हैं। देखिए, पहले तो हम ये पता करते हैं कि राज्यसभा जो है उसका शुरुआत का आधार क्या है। देखिए, ऐसा है कि जो राज्यसभा है अपने हमारे, इसको अपर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये अपर हाउस बोलने के पीछे एक रीज़न है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, इसमें क्या है कि जो जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट लेवल पे, स्टेट लेजिस्लेचर में, वो वोट डालते हैं। इसमें डायरेक्ट जनता, पब्लिक नहीं डालती, पब्लिक वोट नहीं करती। लेजिस्लेचर जो उसने स्टेट लेजिस्लेचर में सिलेक्ट कर रखे हैं जनता ने, वो वोटिंग करते हैं। इसीलिए अक्सर इसमें विधायकों की खरीद वगैरह की बातें अक्सर आती हैं। तो चलिए हम पहले ये देख लेते हैं कि सीटें कितनी हैं। देखिए, टोटल स्ट्रेंथ जो है 250 है, 233 हैं, मतलब ये उनके वोटिंग होगी, सिलेक्ट होंगे, चयन किए जाएंगे। और जो 12 मेंबर हैं, ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट क्या अपने चाय पे चर्चा करके लोगों को कर लेगा? नहीं, प्रेसिडेंट तो अपने आप से कुछ करता ही नहीं है। वो रबर स्टाम्प उसको कहा गया है, लेकिन बहुत कुछ करता भी है। वो जो करता है वो बाद में चर्चा करेंगे। अभी ये बता दें कि कोई चाय पे चर्चा करके लोगों को सिलेक्ट नहीं करता है। उसका एक प्रोसीजर है। सरकार जिनका नाम भेजती है उन्हीं को नॉमिनेट करता है, अपने मन से कुछ भी नहीं करता। लेकिन उसमें कुछ कैटेगरी हैं। देखिए, इसमें 4 कैटेगरी हैं: आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल वर्क। अब देखिए, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल वर्क, ये 4 के बेस पे 14 को चुनते हैं। अब देखिए, अब इनको चारों आपको याद रहने चाहिए। याद कैसे रहेंगे, इसके लिए एक है। देखिए, गधा होता है SASSL, तो LS करके चाहे रख लीजिए, चाहे SL कर लीजिए। एयरसेल एक कंपनी है मोबाइल की, SL कर लीजिए, ASSL। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं इसको। और अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो विकास कर लीजिए। विकास, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज। तो विकास हिंदी में कर सकते हैं आप। ऐसे ही निमोनिक्स बना लिए हैं मैंने। अब ये 4 सिलेक्ट किए जाते हैं। चलिए इनका, हाँ, अब हम अभी यहीं इतना रोक देते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो लोकसभा में सिलेक्शन होता है, जो इलेक्शन होता है, सॉरी, इलेक्शन, वहाँ एज मिनिमम एज है 25, लेकिन राज्यसभा में 30 है। इसको आप ये इसलिए थोड़ा इस ऐसे थोड़ा माइंड में कर लीजिए कि राज्यसभा में अपर हाउस बोलते हैं। यहाँ ये माना जाता है, आमतौर पे ये माना जाता है कि इसमें जो राज्यसभा में आते हैं वो काफ़ी होशियार लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं। इसीलिए इनकी थोड़ी उम्र भी ज़्यादा रखी गई है। एक्चुअली एक रीज़न इसका ये बात सच है कि राज्यसभा को बनाया इसलिए किया था ताकि जो पॉपुलर लोग नहीं है, लेकिन वो अलग अलग फील्ड के उनमें कुछ काबिलियत है, तो उनको भी संसद में लाया जा सके। एक कारण ये भी था। क्योंकि अगर देखिए, अक्सर कब होता है कि जो हमारा लोकसभा है, जिसको वो पीपल्स बोलते हैं, वो सॉरी पॉपुलर लोग वहाँ होते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर होते हैं, इसीलिए उन्हें वोट मिलते हैं। तो पब्लिक पहले इसको कुछ और बोलते थे, मुझे अभी जुबान में नाम नहीं आ रहा है। बाद में 52 के बाद शायद इसका नाम पड़ा है लोकसभा और राज्यसभा। तो वहाँ जनता के वोट से आते हैं। लेकिन ऐसा जो लोग अलग अलग फील्ड में काबिल लोग हैं, वो जनता में इतने पॉपुलर नहीं होते, एक से एक लोग हैं। तो उनको लाने के लिए ही एक पर्पज़ ये भी था इनडायरेक्टली, कि ऐसे लोग भी संसद में पहुंच सकें और हमारे देश के विकास में कानून बनाने में अपना योगदान दे सकें। तो वो राज्यसभा के माध्यम से आ जाएं। जैसे एक एग्जांपल अभी आपको दे देता हूँ कि जैसे कि एक जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु जी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, काफ़ी अच्छे थे। और भी कई हैं। तो वो राज्यसभा से नॉमिनेट होके आए। प्राइम मिनिस्टर ने उनको जिस दिन शपथ दिलाई, उसी दिन
उनको पार्टी ज्वाइन कराई, उसी दिन शपथ दिलाई और फिर नॉमिनेशन करा के राज्यसभा में लेके आए। तो ये एक तरीका है कि इस माध्यम से वो ये लोग भी आ जाएं। ये खैर ये 12 लोगों का तो खैर अलग है, ये तो नॉमिनेट किए जाते हैं। एज का हो गया, फैक्टर हो गया। देखिए अब हम इस पर करते हैं कि चुनाव में जो वोट डालते हैं वो कौन लोग हैं। देखिए वो स्टेट लेजिस्लेचर के, ध्यान रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के, क्योंकि ये जो वोट डालते हैं उनको इनके जो पूरा इसे बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, वोट डालने वाले लोगों को पूरे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। कॉलेज में कौन सा शामिल होते हैं, ये होते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये बात कान खोल के ध्यान से कान में डाल लीजिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहने का क्या मतलब है। देखिए वहाँ विधानमंडल भी होती है, हाँ कुछ राज्यों में है, 4-5 में, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है। इन राज्यों में होती हैं, वो अलग से होती हैं। वो इनडायरेक्ट, जैसे अपने सेंट्रल लेवल पे लोकसभा होती है, ऐसे वहाँ पे एक कुछ में है विधानमंडल, तो उसमें वो वोट नहीं डालेंगे। सिर्फ जो वैसे विधानसभा जो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें भी एक शायद एक संख्या होती है एंग्लो इंडियंस के लिए, एक सीट खाली होती है। जैसे लोकसभा में 2 सीटें हैं एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट किए जाते हैं। लोकसभा में भी नॉमिनेशन होता है, याद रखिएगा, ये गलती में कान खोल के याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा कि सिर्फ राज्यसभा में 12 का नॉमिनेशन होता है, लेकिन लोकसभा में भी 2 के नॉमिनेशन है जो एंग्लो इंडियंस हैं। ऐसे ही राज्य स्तर पे भी एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन की इसलिए सीट होती है जो राज्यपाल नॉमिनेट करता है, ठीक है, वो वोट नहीं डालेगा नॉमिनेट। और जो विधानमंडल जिन राज्यों में है वो उसके जो एमएलए विधानमंडल से जो आए हैं वो वोट नहीं डालेंगे। सिर्फ जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, जनता के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो सिलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वही मतदान करते हैं, ठीक है। उनके मतदान से वो बनता है, इसे बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, वो वोट करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर रखिएगा कि जो जनता के इलेक्टेड लोग हैं वही वोट डालेंगे। और स्टेट लेजिस्लेचर की, और जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है, क्या नाम उसका, वो एंग्लो इंडियन मैंने बताया, वो वोट नहीं डालता। तो ये अक्सर शब्दों के बीच में जब क्वेश्चन बनाता है एमसीक्यू, तो वहाँ कुछ ऐसी बातें लिखता है, यहीं पे क्वेश्चन बनते हैं और यहीं बिगड़ते हैं। इसलिए ये गलती मत करिएगा कि जैसे लोकसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ऐसे विधानसभा में भी नॉमिनेटेड एक मेंबर होता है। और विधानमंडल तो 5-6 राज्यों में जो है वो तो अलग बात है। तो ये यहाँ पे क्लियर रखिएगा, किताब से भी देख लीजिएगा, ये सुन तो रहे हैं आप, किताब जरूर देखिएगा, तब डाउट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला, ये इलेक्टोरल कॉलेज हो गया। अब इलेक्शन में वोट कैसे पड़ता है, क्या जैसे आमतौर पे वोट पड़ता है कि गए और जो पसंद आया उस पर बटन दाबी चले जाए, ना ना ना, इसका प्रोसीजर एकदम अलग है। इसमें हम लेते जो हमारा इसका प्रोसीजर है ये एकदम ही अलग है। ये देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ राज्यसभा, ये देखिए मैंने वेबसाइट ही खोल रखी है, राज्यसभा की खोल रखी है। इसमें जो सॉरी एक सेकेंड, हाँ, इसके इलेक्शन प्रोसेस के लिए हमें तो राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी तरीके से इसमें भी मतदान होते हैं। सिंगल ट्रांसपेरेंट वोटिंग होती है इसमें भी, जैसे इसमें राष्ट्रपति में होती है। अभी देखिए मैं इसमें देख करके अभी आपको बताता हूँ कहाँ से है, एक्सप्लेन करता चलूँ कि करता चलता हूँ। चलिए, उसमें क्या होता है कि मुझे अभी मिल नहीं पा रहा है, कहाँ चला गया। हाँ, सिंगल ट्रांसपेरेंट उस वोटिंग में क्या होता है ये समझ लीजिए पहले आप। उसमें देखिए एक फॉर्म होता है, उसमें मान लीजिए मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, हाँ, मेरा नाम है मान लीजिए एक्स, हाँ, दूसरा एक आदमी वाई है, एक आदमी जेड है, एक ए है, एक बी है, 5 लोग हैं, ठीक है, XYZ AB, ठीक है। अब मैं मान लीजिए बीजेपी से हूँ, ठीक है। अब जो MLA आया है जो वोट डालेगा, वो मुझे वोट देगा, मेरा नाम है एक्स, तो मेरे एक्स के आगे वो नंबरिंग करेगा, यहाँ वोटिंग नहीं डालेगा, नंबरिंग करेगा 1। हाँ, अब देख लिए वाई है, वाई से उसकी नहीं पड़ती, मान लीजिए वो किसी दूसरी पार्टी का है। जेड वाला जो है वो निर्दलीय खड़ा है, लेकिन उससे वो थोड़ा अगर उसको सपोर्ट कर सकते हैं तो दूसरे नंबर पर जेड को डालेगा।
तो इस हाँ फिर तीसरे पे डालेगा। अच्छा ये नंबरिंग क्यों कर रहा है, देखिए अभी आगे इसका खेल हो जाएगा। अब मान लीजिए हम मैं तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी का हूँ, तो उसे मुझे वोट देना ही था। क्यों देना था, वीप वीप इशू होता है, वीप बाद में बताऊंगा आपको। और उसको ना मानने से क्या दिक्कतें होती हैं वो बाद में बताऊंगा। तो पार्टी अपना वीप डालती है, वीप मतलब एक तरह का ऑर्डर समझ लीजिए, ऑर्डर इशू होता है, ऑर्डर देती है कि आपको इनको वोट डालना है। वो बाद में समझ में आएगा आपको, पहले इतना समझ चलिए। तो मान लीजिए एक्स के आगे उसने 1 लिख दिया, वाई के आगे नहीं लिखा, वाई से उसकी दुश्मन पार्टी है, उसकी अपोजिशन पार्टी है, तो वाई को नहीं देगा वो। दूसरे नंबर पर जेड को कर देगा, जेड जो है निर्दलीय खड़ा है और उसकी जो बीजेपी है उससे थोड़ी अच्छा उसका लिंक है, व्यवहार है, तो उसको 2 नंबर पर डाल देगा। ऐसे ही करके लिंक करेगा, और जो ये जेड वाला है उसको सबसे आखिरी, वाई वाला जो जिससे उसकी नाराजगी सबसे आखिरी में रख लेगा। अब ऐसे ही होगा। मान लीजिए एक मैं जो बीजेपी से मैं खड़ा हूँ, तो मुझे सिर्फ 8 ही वोट मिले, और जो वाई वाला जेड वाला जो था जिसको उसने नंबर 2 दी थी, उसको 18 वोट मिल गए। ठीक है, 18 वोट मिल गए। तो मुझे जीतने की उम्मीद कम थी, तो मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए डाला था क्योंकि मुझे 8 वोट मिलेंगे तो मैं बाहर हो जाऊंगा। तो और जब मुझे 8 वोट मिलेंगे तो जिन मेरे बाद वाला जो है, जो जिसको जेड है, जिसको दिया गया है, जब मैं बाहर हूँगा तो मेरा वोट भी उसको जुड़ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल है, इसको थोड़ा समझ के चलिएगा। मैं तो फिर से समझाता हूँ, देखिए फिर से समझाता हूँ, एक सेकंड कैसे समझाऊँ आपको। एक कागज़ लीजिए, उसमें एक्स लिखिए, वाई लिखिए, जेड लिखिए, उसके बाद ए बी लिखिए, और उसके बाद साइड पे एक लाइन खींच के नंबरिंग दीजिए। नंबरिंग में आप एक्स को 1 दीजिए, वाई को 4 दे दीजिए, और जैसे वाई वाले से उसकी नाराज़गी थी, जेड वाले को 2 दे दीजिए, और बाकी को ऐसे ही जो बचे हैं वो दे दीजिए 5 में। ठीक है। हाँ अब देखिए, मुझे मान लीजिए 30 वोट हैं, टोटल 30 वोट पढ़ने हैं, 30 वोट, उसमें से जिसको ज़्यादा मिलेंगे वो जीतेगा। 30 वोट में से मुझे मान लीजिए बीजेपी से के 6 ही थे, तो मुझे 6 ही वोट मिलने हैं, मुझे 6 मिलने हैं, और जो निर्दलीय खड़ा है उसने अपनी सेटिंग करके 12 वोट के आसपास कर लिए हैं। ठीक है, तो 12 वोट उसने अपने कर लिए, जिसमें उसको पहले नंबर पर वरीयता मिली है, पहले नंबर पर फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है जहाँ उसको। अब मुझे तो 6 ही मिले थे, तो मैं बाहर हो जाऊंगा। लेकिन मेरे जो 6 थे, उन्होंने जो मुझे 6 मिले थे, 6 जो एमएलए ने मुझे वोट दिया था अपने फॉर्म में, सभी में उसने नंबर 2 पे जेड को डाला था, क्योंकि जेड से हमारा थोड़ा बीजेपी वालों का लिंक था। तो अब जब नंबर 2 पे था, जैसे ही मैं बाहर होता हूँ, तो मेरे ये 6 वोट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, किसको, जेड वाले को। तो उसके 12 थे, 18 हो गए, टोटल 30 वोट थे, ये जीत गया। अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो आप बताइएगा, मैं फिर कोई और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली इसका एक उदाहरण, एक कैसे ये खेल कैसे होता है, अभी एक जी जो टीवी चैनल है, उस उनके जो वो हैं मालिक, सुभाष चंद्र, अभी कुछ दिन पहले शायद 8 या 10 महीने पहले राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे, तो वो जीत गए थे। तो इसी तरीके से जीते थे। हाँ इसमें एक बात और है, अगर मेरा जैसे मान लीजिए, जैसे उसमें क्या हुआ था कि बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया था, लेकिन बीजेपी के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया था, समझ आया ना, यही नंबर 2 पे इनको डाला था। नंबर 1 वाला ये बीजेपी वाले जीत नहीं रहते, तो उन्होंने नंबर 2 पे इनका डाल के वोट ट्रांसफ़र करा लिया था इसी तरीके से। और कुछ कांग्रेस के लोगों ने अपने वोट गलत डाले थे, कुछ उसमें मुहर वो लगनी थी शायद, गलत करके दे दिया था, तो वो वोट कैंसिल हो गए थे, तो वो जीत गए थे। बाद में शायद कोर्ट में चैलेंज भी हुआ था, लेकिन कुछ हुआ नहीं शायद उसका, जो भी हुआ। तो इस तरीके से राज्यसभा की वोटिंग की धांधली होती। तो राज्यसभा में इसीलिए अक्सर आप देखते होंगे बड़ा खेल होता है, पैसे का लेन देन, वो इसी तरीके से तकनीकी कारणों से होता है कि नंबर 2 पे डाल दो और तुम जीतोगे नहीं, फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर इधर ऐसे हो जाएगा। ना समझ में आया तो और बताइए, फिर दूसरे तरीके से देखूंगा इसको। ठीक है, ये आपको वोटिंग का पैटर्न पता चल गया, और ये पता चल गया कैसे कैसे सिलेक्ट होते हैं। हाँ ये अब राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, क्यों नहीं होती, देखिए हर 2 साल बाद 1/3 1/3 हर 2 साल बाद रिप्लेस होते हैं। जैसे मान लीजिए 100, अभी तो खैर 245 हैं, इसमें से 1/3 हर 2 साल बाद रिप्लेस होते रहते हैं। हर 2 साल बाद राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो 1/3 हट जाते हैं, 1/3 6 साल का तो पूरा ऑफिस कार्यकाल होता है, 6 साल का, एक सदस्य का होता है 6 साल का, एक सदस्य का एक और हर एवरी 2 ईयर 1/3 रिप्लेस होते हैं।
वन थर्ड रिप्लेस होंगे, नई वोटिंग होगी। अच्छा, हर 2 साल बाद जैसे इलेक्शन हो भी स्टेट्स में जैसे हुए, जो गवर्नमेंट है एनडीए की वो लोकसभा में मेजोरिटी में है, वहाँ पे राज्यसभा में माइनॉरिटी में है। लेकिन अब जैसे यूपी में इन्होंने इतनी बड़ी उत्तराखंड वगैरह में जीत ली, अब जैसे ही अगला राज्यसभा का इलेक्शन होगा उसमें ये अपने लोगों को करा लेंगे, वो वन थर्ड रिप्लेस होंगे तो उसमें इनको बहुमत मिल जाए, मेजोरिटी मिल जाएगी। अब इलेक्शन प्रोसेस पता चल गया आपको, ये पता चल गया अब राष्ट्रपति 4 को नॉमिनेट करेगा, डबल एस एल ए डबल एस एल हाँ ASSL, आर्ट, सोशल वर्क, साइंस और लेज। अपना सचिन कैसे गया था? सचिन आर्ट से गया था, खेल एक आर्ट है। हाँ, अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, वो शायद वो भी शायद आर्ट से ही गए हैं जहाँ तक इकोनॉमिक्स उनकी फील्ड है, उसी आर्ट में की कैटेगरी है, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विचार याद रखिएगा आप, इतना काफ़ी है। तो इस तरीके से इसका इलेक्शन प्रोसेस है, इस तरीके का राज्यसभा का कार्यकाल है। और कुछ मुझसे छूट रहा? हाँ 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 हाँ, देखिए जो जो ये नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 12, ये नॉन पॉलिटिकल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये पॉलिटिकल हो सकते हैं, किसी पार्टी के भी हो सकते हैं, वो संबंध रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए नॉन पॉलिटिकल हों, जैसे कि नॉन पॉलिटिकल कोई आदमी चला गया, मान लीजिए अभी नॉन पॉलिटिकल कोई गया, अभी तो कोई नहीं गया मुझे मेरे अंदाज से, अगर कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी गया जो कुछ किसी पॉलिटिकल से पार्टी से संबंधित नहीं है, सचिन गया था, ठीक है सचिन को लेते हैं। सचिन तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है, लेकिन उसमें अगर सचिन आ गया, अब उसे कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है तो क्या करे वो? हाँ, ज्वाइन कर सकता है, 6 महीने के अंदर लिख के सूचना देनी होगी। 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन करेगा तो उसकी वो उस सदस्यता इनवैलिड हो जाएगी, ये रूल है। ये अभी आपको पढ़ाऊँगा एंटी डिफेक्शन लॉ, तब इसका ये क्लियर होगा। लेकिन याद रखिएगा कि नॉन पॉलिटिकल भी हो तो इस 6 महीने में लेना होगा, नहीं तो 6 महीने के बाद नहीं ले सकते, फिर 6 महीने अपना पूरा 6 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा। इतना ही है इसका, और बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन अभी सिर्फ राज्यसभा का हम कर रहे थे। तो राज्यसभा के पास कुछ स्पेसिफिक पावर होती हैं, राज्यसभा के पास कुछ पावर होती हैं। देखिए राज्यसभा के पास एक, जैसे मान लीजिए आपका सिविल सर्विसेज में कई डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकलती है, इसमें 2 ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं, जिनको ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं, जैसे IAS, IPS और IFS फॉरेस्ट सर्विस वाला, ये 3 जैसे, और इसी तरह की कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है तो इसका जो ये तभी क्रिएट हो सकती है, इसका जो विधेयक है वो राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा पहले, और वहीं से पारित कराना होगा, तब लोकसभा में जाना होगा। एक ये हो गया, और एक रूल और है, एक जगह और इसका याद रखिएगा कि अगर कोई आप 3 लिस्टें होती, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर कोई स्टेट लिस्ट का विषय है, उस पर कानून बनाना है तो राज्यसभा से उसको पारित कराना होगा, तभी बनेगा। ये 2 पावर राज्यसभा के पास खास पावर है। और मनी बिल और फाइनेंस बिल के संबंध में राज्यसभा के पास बिल्कुल पावर नहीं है। मनी बिल में तो कुछ है ही नहीं। खैर, तो इतनी चीज़ें हैं आपकी, काफ़ी खास हैं। और तो मुझे दिमाग में अभी कुछ इसके अलावा कोई कुछ अभी आ नहीं रहा है। मेजॉरिटी वाला अभी मैं आपको अभी बनाऊंगा किसी दिन कि आखिर ये बिल पारित होने के लिए जो होता है 2/3 मेजॉरिटी कई टाइप की होती हैं, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये क्या टर्म्स है, इसको अब अगले में सोच रहा हूँ, अगले में एक्सप्लेन करते हैं इसको पूरा हम। तो इस तरीके से करते रहेंगे, हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, आसानी से हो जाएंगी।